हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पाथफाइंडर क्लासेस। तो आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। तो आज जो ये चैप्टर है हमारा अध्याय 4 है एनसीईआरटी बुक का, और नाम है भूमंडलीयकृत विश्व का बनना। यानी कि कैसे ये जो भूमंडल पे विश्व ये कैसे बना हुआ है, भूमंडलीय विश्व पे कैसे ये हमारा बना हुआ है विश्व, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि जब वैश्वीकरण की बात आती है, कहने का मतलब है कि जब वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर, तो जैसे कि स्टूडेंट दिया हुआ है कि वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर क्या है, पिछले लगभग 50 सालों में से ही हमारे सामने आई है। कहने का मीन्स है स्टूडेंट यहाँ पे कि जो आर्थिक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं ये क्या है, ये पिछले लगभग 50 सालों में से ही हमारे पास मतलब कि सालों में ही हमारे सामने आई है, यानी कि 50 साल के बाद आई है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे कि भूमंडलीयकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया क्या है, यानी कि जो हमारा ये विश्व बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है। तो आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कि व्यापार का काम की तलाश में, यानी कि व्यापार के काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, पूंजी और बहुत सारी चीजों का वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। क्या है? एक लंबा इतिहास रहा है। आज हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं और उन गुणों के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट हम थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर हम ये कहें स्टूडेंट कि जो हमारा ये भूमंडलीयकरण है इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये जो भूमंडलीयकरण है आपका, यानी कि जो चैप्टर है हमारा भूमंडलीयकरण, भूमंडलीयकरण ये क्या है हमारा, ये चैप्टर है। तो आप इसमें देखेंगे क्या कि जो हमारा भूमंडलीयकरण है ये क्या है, तो भूमंडलीयकरण विश्व के क्या है, ये भूमंडलीयकरण मैं लिख के ही आपको समझा दे रहा हूं कि भूमंडलीयकरण भूमंडलीयकरण विश्व के विभिन्न विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक क्या है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर जोड़ने या एकीकृत करने के लिए, जोड़ने या एकीकृत करने का सफल प्रयास है। यानी कि स्टूडेंट ये कहा जाए कि जो भूमंडलीयकरण है यह विश्व के विभिन्न भागों में, यानी कि विश्व के जितने भी भाग हैं उन भागों के लोगों में, यानी कि जितने हमारे कॉन्टिनेंट है, जितने देश हैं, उन देशों के लोगों को भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर जोड़ने का और एकीकृत करने का ये काम करती है। कौन? भूमंडलीयकरण, इसका ये कंसेप्ट है। लेकिन अगर आप देखते हैं क्या कि इसमें क्या होता है कि यह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की प्रक्रिया है। ये स्टूडेंट ये क्या है, ये जो हमारा भूमंडलीयकरण है आपको इस चैप्टर से ही नाम में मतलब समझना चाहिए कि हमारा क्या है, व्यापार से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी ना हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वही चीज ये दे रहा है क्या कि जो हमारी राजनीतिक होगी, आर्थिक होगी, सामाजिक होगी या वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन में के विश्वव्यापी समायोजन की प्रक्रिया ही क्या होता है, इसके अंतर्गत ये सब आते हैं। अब आप देखते हैं क्या कभी कभी कि एक दूसरे के इतने निकट, कहने का मतलब है कि
आज विश्व के विभिन्न भाग में, आप अगर ये बात सोच ले कि आज जो है विश्व के विभिन्न भाग में व्यवहारिक रूप से एक दूसरे के इतने निकट आ गए हैं कि आज तकनीकी दृष्टि से विश्व को वैश्विक गांव की संज्ञा दी जा सकती है। फिर स्टूडेंट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अब जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे दे रहा है कि इतिहास के दौर में, इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते गए हैं। इतिहास के हर दौर में, यानी कि जैसे जैसे हिस्ट्री के आगे बढ़ रहा है तो मानव समाज जो है ये एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते जा रहे हैं। और प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान जो है ना अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न या यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर की यात्राओं पर आते जाते हैं। और अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीजें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक के कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते हैं। ओके स्टूडेंट, आप देखते हैं कि बहुत सारे देशों, आपने पढ़ा होगा वास्को डी गामा के बारे में। तो वास्को डी गामा क्या आए थे? पुर्तगाल से आए हुए थे। तो ये भी किस लिए आए थे? भारत में यात्रा की, यानी कि व्यापार के हिस्से से आए हुए थे। तो वही चीज यहाँ पे दे रहा है कि अपनी यात्रा में बहुत सारे जो लोग हैं वो यात्राओं में क्या करते हैं, ये लोग हर प्रकार की चीज लाते हैं। पैसा भी लाते हैं, मूल्य मान्यताएं भी लाते हैं, हुनर भी लाते हैं। बहुत सारे हुनर होते हैं इनमें, विचार, कुछ कुछ थिंकिंग, कहने का मतलब है कि ये कुछ बिजनेस के विचार से या कुछ और विचार से आते हैं, कुछ आविष्कार भी कर देते हैं आकर। और यहाँ तक कि ये कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चले आते हैं। 3000 ईस्वी पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता में उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। और 1000 साल से भी ज्यादा मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली जो कौड़ियां है, जिन्हें हम पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंच रही है। और बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम आगे देखते हैं। और अब हम इसमें पढ़ेंगे रेशम मार्ग। अभी इसमें सारे क्वेश्चन जो आएंगे ना सब व्यापार से रिलेटेड ही हमारे चैप्टर है, ये पूरा व्यापार से रिलेटेड चैप्टर है। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? रेशम मार्ग, सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। ये कैसे ये दुनिया जुड़ी हुई है सिल्क रूट से, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आधुनिक काल से पहले जो व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संपर्क हो, क्या था? आधुनिक काल से पहले, जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे कि आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक, यानी कि व्यापार, सांस्कृतिक यानी कि जो हमारे कल्चर्स हैं, संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्ग के रूप में दिखाई देता है स्टूडेंट। यानी कि जो हमारी व्यापारिक स्थिति है भारत की, यानी किसी भी विश्व के इतिहास की, और जो कल्चर्स है, सांस्कृतिक जो संपर्क हमारे एक दूसरे से मिले, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई दूसरे जगह से कोई इंसान आता है तो यहाँ के कल्चर्स को देखेगा, वो जैसे रहेगा तो यहाँ के लोग उसके कल्चर को देखेंगे। तो ये सांस्कृतिक संपर्क में आई, कल्चर क्या होगा? संपर्क में आया। और ये जीवंत उदाहरण है किसके लिए? सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि सिल्क मार्ग है क्या। तो सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम, क्या? चीनी रेशम, यानी कि चीन के। अब आप जानते हैं कि पश्चिम से तो चीन है। सिल्क का कितना महत्व था। ओके, इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया। जो सिल्क मार्ग वाले बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने क्या किया कि सिल्क मार्गों के बारे में बताया। और जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे अगर बढ़े तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में ये थे। और इसी रास्ते से चीनी पटरी या जो पॉटरी जाती थी, पॉटरी का मतलब है चीनी, जो रास्ते से जितने भी चीनी पॉटरी सामान जो जाती थी इनके रास्ते से, और इसी रास्ते से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। तो देखिए जो सिल्क मार्ग था ना, ये क्या था? इसको हम रेशम मार्ग भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी चैप्टर में बताया। तो आप इसमें कुछ और बातें मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो रेशम मार्ग है, यानी कि जो सिल्क मार्ग है, ये जो रेशम मार्ग है, ये क्या था? ये चीन से आरंभ हुआ था। कहां से आरंभ हुआ था? चीन से आरंभ हुआ था।
चीन से आरंभ, चीन से आरंभ हुआ था। और ये जो था ना, ये जो चीन से आरंभ हुआ होता है तथा जमीनी मार्ग द्वारा, ये क्या था, चीन से तो आरंभ हुआ था लेकिन जमीनी मार्ग द्वारा, ये स्टूडेंट जमीनी मार्ग द्वारा ये कहां तक गया था, जमीनी मार्ग द्वारा मध्य एशिया होते हुए, क्या था, जमीनी मार्ग द्वारा मध्य एशिया, मध्य एशिया होते हुए, मध्य एशिया होते हुए यूरोप, क्या था, यूरोप, यूरोप तक जाता था। कहां तक जाता था स्टूडेंट, ये सिल्क मार्ग तो है लेकिन रेशम मार्ग ये जो हमारा है चीन से आरंभ हुआ था और जमीनी मार्ग द्वारा ये क्या किया गया था, जमीनी मार्ग द्वारा मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक ये पहुंचा था। मैंने स्टूडेंट आपको पढ़ाया है पहले ही कि जो यूरोप है यूराल पर्वत से हमारा क्या है, एशिया को अलग करता है। तो चलिए स्टूडेंट अब इसमें और एक बातों को मैं बता दे रहा हूं कि जो मध्य एशिया में जो इसकी एक शाखा थी वो भारत तक भी जाती थी। मध्य एशिया, एशिया में तो ही हम आते हैं ना भारत, और एशिया में तो आपका ये भी आता है, चाइना भी है। लेकिन यहाँ पे जो चीज आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो मध्य एशिया से इसकी एक शाखा जो थी ना किसकी, सिल्क मार्ग की, वो भारत तक भी जाती थी। और सिल्क मार्ग सिर्फ जमीनी से ही नहीं बल्कि समुद्री रेशम मार्ग से भी, यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट कि ये केवल जमीन से ही नहीं जाता था, ये केवल जमीनी स्तर से ही नहीं जाता था, ये समुद्र मार्ग से भी जाता था। किस मार्ग से, समुद्र मार्ग से। तो स्टूडेंट मैंने क्या बताया आपको कि ये जो शाखा है हमारी मध्य एशिया से, ये तो शाखा भारत में थी और ये जमीनी मार्ग से न जाकर ये समुद्री रेशम मार्ग से भी एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका तक ये पहुंचाया जाया करती थी। कहां तक, एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक पहुंचती थी। और ये मार्ग जो था ना स्टूडेंट, ये मार्ग ईसवी पूर्व के समय से ही सामने आ चुका था, यानी कि बहुत पहले ही सामने आ चुका था और 15वीं शताब्दी तक ये अस्तित्व में थे। 15वीं शताब्दी तक तो ये अस्तित्व में थे। लेकिन अब आप एक बात समझिए यहाँ पे कि जो तत्कालिक व्यापारिक जगत से जो ये बातें थी ना, इस मार्ग का जो अत्यंत महत्व था। लेकिन अब देखिए इसमें स्टूडेंट मैं क्या बता रहा हूं, इस रास्ते से क्या था, चीनी पॉटरी, वस्त्र, मसाले, सुगंधित पदार्थ विश्व के विभिन्न भागों तक ले जाया कर जाते थे। क्या क्या, तो ये जो हमारा रास्ता था ना, सिल्क मार्ग जो था, इससे हम क्या क्या ले जाते थे, चीनी जो पॉटरी यानी कि जो बर्तन बनाए रहते थे वो, वस्त्र यानी कि क्लोथ्स, मसाले और सुगंधित पदार्थ विश्व के विभिन्न भागों तक ले जाए जाते थे। ओके स्टूडेंट, और ये क्या होते थे कि यूरोप में इनकी बहुत महंगे थी, यानी कहने का मतलब है कि ये जो ऊंचे ऊंचे दामों पर बेचे जाते थे ले जाकर, लेकिन यूरोप में सबसे ज्यादा ये महंगी वस्तुएं बिकती थी वहां पे। और वापसी में व्यापारियों द्वारा सोना चांदी जैसे कीमती धातुएं जो थे ना यूरोप से एशिया पहुंचाई जाती थी। यहाँ से यूरोप से एशिया पहुंचाई जा सकती थी, क्योंकि ये यहाँ से जाता था तो वहां से क्या आते थे, बहुत ही सोने चांदी और जवाहरात वहां से ये बेच कर लाया करते थे। और सिल्क मार्ग से सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। मैंने ऊपर ही बताया था ना आपको स्टूडेंट कि यहाँ से सांस्कृतिक जो मेल मिलाप थे ना ये भी हो रहे थे। तो यही चीज स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ कि जो हमारी सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होती थी। और ईसाई मशीनरी तथा मुस्लिम धर्म उपदेशक इसी मार्ग से एशिया में प्रवेश करते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार भी इसी मार्ग द्वारा मध्य एशिया तथा अन्य स्थानों में हुआ है। यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट कि ये जो हमारे ईसाई तथा मुस्लिम धर्म के उपदेशक जो लोग थे इसी मार्ग से एशिया में प्रवेश करते थे और बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ था ना इसी मार्ग से हुआ था। अब जैसे कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अब हम पढ़ेंगे भोजन की यात्रा कैसे की जाती थी, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं स्पैधेती और आलू, ये हमारा चीज़ है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, हमारा जो देश है ना ये क्या करता है देशों के बीच में, हाँ, देखिए स्टूडेंट फिर से समझने की कोशिश करिए। जो खाद्य पदार्थ है, जो हम खाना खाते हैं, वो खाद्य पदार्थ क्या है, ये देशों के बीच, बहुत सारे देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। और ये कौन कौन से उदाहरण है स्टूडेंट, तो जब भी व्यापारी मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे और जाने अनजाने वहाँ नई
फसलों के बीज बो आते थे। क्या करते थे, जब भी ये जो व्यापारी लोग कहीं जाते थे ना दूसरी जगह पे, तो जाते थे केवल तो बिजनेस करके नहीं ना आते थे पहले तो। अभी तो एरोप्लेन है कि आप आ जाते हैं आसानी से, लोग पहले दूर जब जाते थे तो बहुत क्या था, बहुत ही समय समय तक वहां पे रहा करते थे। तो वही स्टूडेंट यहाँ पे दे रहा है कि जब भी व्यापारी मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे और जाने अनजाने वहां नई फसलों के बीज बो आते थे। कहने का मतलब है कि दूसरे तरीके का फसल उगाते थे वहां पे, और संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले यानी कि रेडी खाद्य पदार्थों का भी साझा स्रोत रहे। अब जैसे आइए हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ये जो बहुत ही एक नया, मैं भी एक नया वर्ड देख रहा हूँ, स्पैघेटी क्या है। अब स्पैघेटी हो गया नूडल्स, आपने चाउमीन खाया ही होगा, नूडल्स ही उदाहरण लें। ये क्या है, झटपट खाने वाले चीजें हैं। अब देखिए स्टूडेंट, माना जाता है कि नूडल्स जो है ना चीन के पश्चिम में पहुंचे, चीन के पश्चिम में पहुंचे और वहां उन्हीं से स्पैघेटी का जन्म हुआ। क्या थे, यहाँ पे जैसे दे रहा है कि नूडल्स, ओके। और नूडल्स ही उदाहरण है। अब जैसे माना जाता है कि नूडल्स जो थे ना ये इंसान लग रहे हैं ये, और चीन में क्या हुआ, पश्चिम तक पहुंचे और वहां जो थे ये स्पैघेटी का जन्म हुआ वहां पे। या संभव है कि पास्ता, आपने पास्ता खाया होगा, देखिए यहाँ पे बात हो रहा है पास्ता, अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंच, जो अब इटली का ही एक टापू है। आप देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है यहाँ पे। जैसे दिया हुआ है क्या यहाँ पे कि वहाँ से जो स्पैघेटी का जन्म हुआ, या संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में क्या होने लगा, सिसिली पहुंचा। क्या हुआ, सिसिली पहुंचा 5वीं सदी में, जो अब कहाँ है, इटली का ही एक टापू है। और इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी न जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा, फिर भी हम ये अनुमान के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले ही दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। तो जैसे कि स्टूडेंट आप यहीं पे देख सकते हैं, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे कुछ दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये क्या थे, 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। और ये खाद्य पदार्थ जो थे यूरोप और एशिया में तब तक पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया। क्या हुआ, यानी कि जब ये हमारा चीज जो है ना, ये जो खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे थे जब जो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था ना, वो गलती से कहाँ पहुंच गया था, वो गलती से हमारे अज्ञात महाद्वीपों पर पहुंच गया और इनका जन्म हो गया, तथा जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से भी जाना जाने लगा, क्रिस्टोफर कोलंबस को। और यहाँ क्या हो गया कि अमेरिका का मतलब है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह के सभी, यानी अमेरिका में ये सब चीज आते हैं। अब तो उत्तरी अमेरिका भी आ जाएगा, दक्षिण अमेरिका भी आएगा और कैरेबियन द्वीप समूह सभी आ जाएगा। तो हम ये, आप स्टूडेंट समझ लीजिए कि जो कोलंबस थे हमारे, क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिका के खोजकर्ता यही थे। दरअसल हमारे बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ हैं ना, वो अमेरिका के मूल निवासियों यानी कि अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए थे। यानी कि हमारे पास जितने भी खाद्य पदार्थ हैं ये कहाँ से आए हुए हैं स्टूडेंट, ये अमेरिका एंड इंडियन के से हमारे पास आए हुए हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि नई फसलें आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता था, और साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी क्या होती थी, आमूल रूप से बदल गई थी और उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी थी। और आयरलैंड के गरीब काश्तकार जो थे आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि 1840 के दशक में क्या हुआ कि मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई, तो लाखों लोग भूखमरी के कारण क्या हो गए, मौत के मुंह चले गए थे। अब आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि जो विजय, बीमारी और व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। विजय का मतलब तो आप जानते ही हैं, विक्ट्री। बीमारी का मतलब तो डिजीज, और व्यापार का मतलब क्या हो जाएगा, ये बिजनेस होता है। तो चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो 16वीं सदी में जब यूरोपियन जहाजियों ने क्या किया कि एशिया तक
समुद्री रास्ता ढूंढ लिया। क्या किया? ये जो 16वीं सदी में यूरोपियन जो जहाज लोग थे ना, ये क्या कर दिया कि एशिया तक ये समुद्री रास्ता ढूंढ लिया वहां से कि कैसे हम एशिया में पहुंचेंगे। और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए कहाँ पहुंचे? अमेरिका तक जा पहुंचे। तो पूर्व आधुनिक विश्व जो था ना, बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। अब देखते हैं कि इसके इसके पहले क्या होने लगा, कई सदियों से क्या होने लगा कि हिंद महासागर के पानी में, तो जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं आप कि कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में क्या हो गया, फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, तो तरह तरह के क्या होने का सामान, लोक ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। और भारतीय उपमहाद्वीपों इन प्रवाहों के, तो प्रवाहों के रास्ते क्या होने एक अहम बिंदु था। और पूर्व नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था और यूरोपीय को दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और यहाँ पे क्या होने लगा, प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी थी। तो चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका जो था ना, वो दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं था। यानी ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की तो उस समय तक दुनिया से अमेरिका का कोई संपर्क नहीं था। और आप देख सकते हैं कि ये क्या है, विश्व की शक्ति प्रदान कर चुका है। लेकिन 16वीं सदी में उसकी जो विशाल भूमि और बेहिसाब जो फसलें और खनिज पदार्थ, हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे थे। यानी कि अमेरिका में बेहिसाब फसलें होती है। अब आप देख सकते हैं यहीं पे स्टूडेंट की आज के पेरू, मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाले जो कीमती धातुएं हैं, खास तौर से चांदी हो गया, ने भी यूरोप के क्या है संपदा को बढ़ाया है। पेरू और मैक्सिको आप देख ही सकते हैं। और मैक्सिको तो वैसे आपका कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले जो व्यापार और गति प्रदान की। और 17वीं सदी में आते आते पूर्व यूरोप में दक्षिण अमेरिका का ही धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम इसमें देखेंगे कि विश्व जो है ना, अर्थव्यवस्था का उदय, यानी कि विश्व में अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ, हम इसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट दिया हुआ है क्या कि इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादक और उपभोग के बदले रुझानों के विचार करें तो बेहतर होगा। कहने का मतलब है कि अगर इसे अर्थव्यवस्था का उदय अगर विश्व में पढ़ना है तो पहले आपको इसे पढ़ने के पहले औद्योगिक यूरोप और खाद्य उत्पाद जो थे ना कहाँ पे, यूरोप में, उनके पहले उनके बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं यहाँ पे कि सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में क्या आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे। यानी कितने भी देश हैं, सभी देश क्या करते हैं कि वो अपने यानी कि भोजन के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए, खुद पे डिपेंडेंट होने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। यानी कि 19वीं सदी में देखा गया कि ब्रिटेन की जो बात थी वो बहुत ही अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोग जीवन स्तर गिर जाता। यानी कहने का मतलब है कि अगर ब्रिटेन के लोग 19वीं सदी में आत्मनिर्भरता के अगर रास्ते पे चलते हैं कि अपने अपने अनुसार काम करने, अपने भोजन के लिए, अपने से ही करने के लिए, तो यहाँ पे उनका जो जीवन स्तर होता है स्टूडेंट, वो क्या होता, गिर जाता। और सामाजिक तनाव फैलता। क्या होता है स्टूडेंट, सामाजिक तनाव फैलता। अब चलिए हम देखते हैं क्या कुछ बातों की, इसके पीछे क्या बातें हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि 18वीं सदी के आखिर दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। ब्रिटेन की आबादी क्या होने लगी, तेजी से बढ़ने लगी थी। और नतीजा देश में भोजन की मांग भी बढ़ गई थी। जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन की स्थिति भी बढ़ेगी आपकी। तो जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे तो कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। अब जगह जगह कृषि की खेती पे अगर अब बिजनेस स्टार्ट कर दिया जाए, घर बना दिया जाए, तो कृषि के लिए तो खेती क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। तो वही स्टूडेंट यहाँ पे दे रहा है क्या कि जब ये जैसे जैसे शहर क्या होने लगे, फैलने लगे और उद्योग बढ़ने लगे और कृषि उत्पादों की मांग भी क्या होने लगी, इससे ज़्यादा बढ़ने लगी और कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। क्या होने लगे स्टूडेंट, कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। अब कोई भी चीज़ अगर कम है, कम उपलब्ध है, तो उसकी महंगाई बढ़ी जाती है। दूसरी तरफ बड़े जो भूस्वामी थे, यानी कि जो ठेकेदार लोग थे, यानी कहने का मीन है कि जो जमींदार लोग थे, कि दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी। यानी कि जो मक्का है ना, जिससे हम लोग भुट्टा भी बोलते हैं, उसके आयात पर सरकार ने क्या कर दी, पाबंदी लगा दी। बोला कि नहीं, आपको आयात नहीं करने हैं। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग,
कॉर्न लॉ कहा जाता है। आपको पता है कॉर्न बोलते हैं हम किसको, बाल को ही बोलते हैं कॉर्न। कॉर्न लॉ कहते हैं जब इसे मक्का पे उसने आयात पे क्या कर दिया, पाबंदी लगा दिया सरकार ने। और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान जो उद्योगपति होते यानी कि जो खाने वाले चीज़ थे, इनकी कीमतें क्या हो गई, ऊंची हो गई, महंगी बेचाने अगर बिकने लगी। तो यहाँ पे उद्योगपतियाँ जो थे ना, वो शहरी बसिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दें। जब ये चीज़ महंगे होने लगे तब सरकार से इन्होंने क्या कर दिया, सरकार को मजबूर करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे कि जो आपने कॉर्न लॉ लगाया है, कॉर्न लॉ का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, मक्का के आयात पर पाबंदी लगा देना। तो इसे क्या करने के लिए, कॉर्न लॉ को समाप्त करने के लिए वहाँ के जो बसिंदे थे, वहाँ की जो पब्लिक थी, वो क्या करने लगी, सरकार को मजबूर करने लगी कि आप क्या करिए, कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे कि जो कॉर्न लॉ है कि निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। यानी कि जब ये कॉर्न लॉ को हटा दिया गया तो जो आयात थी किसकी, खाद्य पदार्थों की, ये बहुत ही क्या होने लगी, कम कीमत पर बिकने लगी। और आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। यानी कि स्टूडेंट, आयातित जो खाद्य पदार्थ थी, इनकी जो लागत थी वो ब्रिटेन से क्या थी, पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। हम देखेंगे कि फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे क्या थे, आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। क्या थे, आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। और विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। बहुत सारे बड़े भूभाग पर क्या कर दिया गया, इसे देखते हुए खेती को बंद कर दिया गया और हजारों लोग बेरोजगार हो गए। जब खेती बंद हो जाएगी तो जो इंसान उस पर डिपेंडेंट होगा तो वो क्या होगा, वो तो अनएम्प्लॉय हो जाएगा, यानी कि बेरोजगार तो हो ही जाएगा। तो उस समय क्या हो गया कि हजारों लोग बेरोजगार हो गए और गांवों से उजर कर वे या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। बेरोजगार हो जाएंगे तो वहां से उनका तो पलायन होगा ही होगा। अब क्या होने लगा कि जब खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। यानी कि खाने, यानी कि जब भी अगर आपको चीज़ें कोई क्या होता है, अगर कम दाम पे मिलता है तो आप उसे क्या करते हैं, ज़्यादा बाई करने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे पैदा हो गई। और 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति काफ़ी तेज रही, जिससे लोगों की आय में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और इससे लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई और खाद्य पदार्थों का भी ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। क्या होने लगा, ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। तो स्टूडेंट अभी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे कि 19वीं सदी के आखिर में क्या हो गया, उपनिवेशवाद पढ़ेंगे। ठीक है, 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद को पढ़ेंगे। चलिए, सो रहा था स्टूडेंट, तबीयत खराब है, गले में दर्द हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट कि 19वीं शताब्दी के आखिर दशकों में व्यापार क्या होने लगा, बढ़ने लगा। व्यापार इन बिजनेस का जो था वो बढ़ने लगा और बाजार तेजी से फैलने लगा। क्या होने लगा, बाजार तेजी से फैलने लगे। और ये केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था, हमें इस प्रक्रिया की स्याह पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है ही। व्यापार में इजाफे और विश्व जो अर्थव्यवस्था के साथ जो निकटता तथा एक परिणाम यह हुआ था कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। और 19वीं सदी के आखिर दशकों में यूरोपीय की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकी परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को यानी कि विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर दिया गया। ओके स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ पे ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। पहले तो, अभी तो बहुत सारे नाम जुड़ गए हैं। तो पहले ऐसे ही देश हुआ करते थे, नाइजीरिया, फ्रेंच, पश्चिमी अफ्रीका, लीबिया जिसको त्रिपोली इसकी कैपिटल्स है, मिस्र, सूडान, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब के सब है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के देश हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि ये अफ्रीका का है। अब हम पाएंगे कि वहाँ के कुछ देशों की जो सीमाएं तो बिल्कुल क्या थी, सीधी।
लकीर जैसी ही, मानो कि वो क्या था, स्केल से खींची गया था। क्या हो गया, स्केल से। अब देखिए यहाँ पे ये स्केल से लग रहा है खींचा गया यहाँ पे। और दुर्भाग्यवश यहाँ यही हुआ था कि अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी जो यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्रायः इसी तरीके का सहारा ले लिया, और 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर भी लकीर खींचा गया और आपस में बांट दिया गया। ओके स्टूडेंट, अब देख सकते हैं यहाँ पे एक दुर्भाग्यवश क्या हो गया था, अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश की गई थी, और प्रतिद्वंदी जो यूरोपी, किसने किया था, यूरोप ने ये कोशिश किया हुआ था, और यूरोपी ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्रायः इसी तरीके का सहारा लिया। और 1885 में क्या हुआ था स्टूडेंट, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिविक्स से पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे, उसमें क्या था हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो 1885 में ह्यूम ने उनको क्या करते स्थापित किया हुआ था। तो 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई, और जिसमें क्या हुआ, अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीर खींचे गए। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट कि 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। क्या कर ली थी, भारी वृद्धि कर ली थी। और बेल्जियम, जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आ गए थे। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके क्या हो गया कि 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। क्या बन गया, औपनिवेशिक ताकत बन गया। और अब चलिए हम देखते हैं कुछ औपनिवेशवाद और औपनिवेशिकों के समाज में अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधन पर क्या असर पड़ा था। चलिए अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है रीडर पेस्ट या मवेशी प्लेग, ये एक बीमारी का नाम। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अफ्रीका में क्या हुआ कि 1890 के दशक में रेडीपेस्ट नामक बीमारी पहुंच गई। क्या हो गई, रेडीपेस्ट नामक बीमारी पहुंच गई और तेजी से फैल गई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि पहले के जितने भी व्यापार हुआ करते थे वो किस पे हुआ करते थे, वो मवेशियों से ही हुआ करते थे। पहले की तो गाड़ी थी नहीं, बहुत पहले की बात है जब हम बताया जा रहा है। तो पहले तो थी गाड़ी लेकिन उतनी नहीं थी, लेकिन ज़्यादा जो था निर्भर था वो मवेशियों पे ही निर्भर था। जब ये रेडीपेस्ट नामक बीमारी चली, मवेशियों में जो प्लेग चला, इस बीमारी के कारण क्या हो गया कि जो वहाँ के लोग थे उसके आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ गया। और इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई और मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों को जीवन का भाग्य बदल दिया। क्या कर दिया, जीवन के भाग्य को बदल दिया और दुनिया के साथ साथ संबंधों की नई शक्ल को ढाल दिया। अब हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन कभी कोई कमी नहीं थी। अफ्रीका में वैसे ही जमीन की कमी नहीं है, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। क्या थी, अफ्रीका की आबादी बहुत कम थी और सदियों तक अफ्रीकियों की जो जिंदगी और कामकाज जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा है। क्या चलता रहा है, पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा। वहाँ पैसे या वेतन का काम करने का चलन नहीं था और 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसा उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से क्या होता था, खरीदा जाता था। अगर आप अफ्रीका के किसान तथा अपने आसपास जमीन और पालतू पशु होते तो क्या होता, जिनका वहीं कोई काम नहीं हो सकता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं स्टूडेंट कि अफ्रीका में जो रेडीपेस्ट नामक बीमारी चली हुई थी, ये सबसे पहले कब था, 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। क्या दिखाई दिया, 1880 के दशक में ये आखिरी दशकों में दिखाई दिया और उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिस्ट्रिया पर हमले कर रहा था। कह रहा था इसमें अफ्रीका में क्या हो रहा था कि जो एरिस्ट्रिया है पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यानी कि कहने का मतलब है कि एशिया से जो सैनिक थे इनको जानवर खिलाया जाता था, इनके जानवर यानी कि लाए जाते थे और यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से
आए और उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुंची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्सों से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह क्या हो गई, पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। ये जो बीमारी थी ना, ये क्या होने लगा कि पूर्वी हिस्से यानी कि महाद्वीप में दाखिल होने वाली बीमारी या जंगल की तरह, आग की तरह यानी कि पश्चिम अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी और 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट पर पहुंच जाती है। क्या होती है? अटलांटिक तट पर पहुंच जाती है और 5 साल बाद यह केप, अफ्रीका के ध्रुव दक्षिणी हिस्सा को बोलते हैं केप, तक पहुंच गई। और रेडिपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को क्या हो गया, मौत की नींद सुला दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं आज कोरोना जो है इंसानों पे कैसे ये कहर ढा रहा है। आपको पता होगा कि कल जो था वो 3 लाख एक दिन में केस आया था। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट एक दिन का केस है और भारत में 97,000 इतने केस आए थे। तो समझ सकते हैं कि ये जो हमारा ये कोरोना है ये कितना खतरनाक है। तो ये जो आप रेडिपेस्ट नामक बीमारी पड़ रहे हैं यानी मवेशियों में प्लेग पड़ रहे हैं, ये भी क्या था, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन ये क्या था, मवेशियों से रिलेटेड था। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि मवेशियों में ये क्या होने लगा कि 90% मवेशियों को ये क्या कर चुका था, नींद सुला चुका था, मौत की नींद सुला चुका था। पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए। पशुओं के ही सहारे तो उनके जीवन यापन चल रहे थे और पशु ही मर गए तो उनका जीवन यापन कैसे चलेगा स्टूडेंट? वो तो उनकी रोजी रोटी तो छीन ही जाएगी और वो क्या पड़ जाएंगे, बहुत ही मुश्किल में पड़ गए। और अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहां के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए और बचे खुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने और गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। ओके स्टूडेंट, तो चलिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट, भारत में अनुबंधित श्रमिकों को जाना। अब जैसे देखिए यहाँ पे अनुबंधित का मतलब होता है गिरमिटिया। अब ये क्या थे, तो भारत में जो गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया का विविधता को प्रतिबंधित करता है। यानी कि जो गिरमिटिया श्रमिक थे उनको जब ये ले जाया गया कहाँ पे, दुनिया में, यानी कि जब मलेशिया में ले जाया गया तब का। और यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरे के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीक प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के रूप में इजाद की दुनिया थी। स्टूडेंट, अब जैसे कि दे रहा है क्या कि चीन के लाखों जो मजदूर थे वो क्या कर दिए, बगानों, खदानों, सड़क और रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाते थे और भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत के ले जाया जाता था और अनुबंधों में यह शर्त क्या होती थी, शर्तें होती थी। और यही मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वे क्या होते थे, वे स्वदेश लौट जाते थे। यानी कि 5 साल का एग्रीमेंट होता था इनके बीच। ओके स्टूडेंट, और भारत के जो ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक जो थे, जिसको हम लोग गिरमिटिया बोलते हैं, मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। ऐसे जानते हैं कि बिहारी क्या है, सब पे भारी, यानी कि बिहारी बहुत ही हर देश में है, हर राज्य में फैला हुआ है। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे और कुटीर जो उद्योग थे ना वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि जो बेहतर वेतन के चलते जो मजदूर लोग थे, बहुत सारे जो मजदूर थे ना वो भी क्या होने लगे, बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे। ओके स्टूडेंट, वहाँ पे बहुत अच्छा वेतन मिलता था। और 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था। क्या होता था अमेरिका में 1919 में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था और 1929 में बढ़कर ये क्या हो गया, 50 लाख कार प्रति वर्ष हो गया। एक साल में 50 लाख कार वहाँ बनते थे। और इसके साथ ही क्या होने लगा, बहुत सारे लोग फ्रीज, वॉशिंग मशीन,
रेडियो, ग्रामोफोन, प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे थे। और ये सब चीज़ें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी। पहले जब हम लोग थे ना, तो एक रेडियो खरीदने के लिए भी हम लोग क्या थे, तरसते थे कि काश एक रेडियो होता। लेकिन आज क्या है, टीवी भी कुछ मायने नहीं है। पहले तो फ्रिज का नाम ही छोड़िए, पहले अगर हम लोग कूलर की बात, पंखे की सुन लेना, पंखा हमें चाहिए तो पंखा का भी सुनना क्या था, पंखा की हवा भी खाना मुश्किल था। लेकिन आज तो लोग एसी को भी क्या कर दें, इसकी भी कंडीशंस ख़राब कर दी हैं, यानी कि जहाँ देखिए एसी मिल ही जा रहा है। और यानी लोगों ये जो लोग थे ना, वो सारी चीज़ें कर्ज पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक और मासिक किस्तों से चुकाई जाती थी, जैसे कि कर्ज लेकर। और मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से भी क्या होने लगा, फ्रीज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में इजाफा हो गया। और उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण खरीदारी भी कर्जे पर भी लिए जाते थे, यानी कि घर भी कर्जे पे लिए जाते थे। 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था, बहुत ही उछाल आ गया था, जिससे अमेरिका में आधार पैदा हो गया। मकानों के निर्माण, घरेलू जरूरत की चीज़ों में निवेश से रोजगार और मांग भी बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर उपभोक्ता भी क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। और बढ़ते उपभोक्ता के लिए ज़्यादा निवेश की ज़रूरत थी। क्या थी, ज़्यादा निवेश की ज़रूरत थी। और नए रोजगार एवं आमदनी में वृद्धि होने लगती थी। क्या होती थी, वृद्धि होने लगती थी। और 1923 में बात की जाए तो 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बनना यानी कि बन गया। कौन, अमेरिका। और अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था को भी संकट से उबरने में मदद की और अगले 6 साल में विश्व व्यापार और अन्य आय वृद्धि दर को काफ़ी सुधार लाया। लेकिन अगर हम देखेंगे 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसी आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने कभी पहले अनुभव ही नहीं किया था। जैसे कि अभी आप देख ही सकते हैं कितनी आर्थिक मंदी हर देश में आ रही है। अब हम स्टूडेंट देखेंगे महामंदी के बारे में कि यह महामंदी क्या है। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी, 1929 से हुई थी। और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा था। क्या था, 30 के दशक तक, 1930 तक ये महामंदी बनी हुई थी। और इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई थी। क्या की गई थी, भयानक गिरावट दर्ज की गई थी। और इसी मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था। लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औद्योगिक उत्पादन की तुलना में खेतिहर उत्पादों की तुलना में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक क्या होती थी, कमी बनी रही। और इस महामंदी के कई कारण थे। क्या क्या था, यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्धतर विश्व में यानी कि अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर हो गई थी। पहला कारण था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बन गई। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और खराब हो गई। और जो कीमतें थी ना, ये गिरी और किसानों की आय घटने लगी तो आमदनी बढ़ने लगी। किसानों की आय तो गिर रही थी लेकिन आमदनी बढ़ रही थी। और प्रयास करने लगे ताकि कीमत पर ही नहीं लेकिन ज़्यादा माल पैदा करने पे आय स्तर बनाए रखा जाए। और फिर हम देखेंगे स्टूडेंट कि दूसरा कारण क्या था इसका महामंदी का। 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे जो देशों ने अमेरिका से क्या किया, कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। और जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्ज जुटाना बहुत आसान था। लेकिन संकट की ऐसे संकेत मिलते ही अमेरिका उद्यमियों की होश उड़ गए। और 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्ज $1 अरब था। और साल भर के भीतर यह कर्ज घटकर केवल चौथाई भर आ गया था। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट पर गया। नहीं कि अमेरिका से पहले क्या किया जाता था, पहले पैसा लेकर और देश काम किया करते थे, लेकिन महामंदी में किसी ने भी कर्ज नहीं लिया। अब आगे देखा जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे कि ये एक जैसा प्रभाव न पड़ा तो हो, लेकिन अमेरिका पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा। क्या हो गया, अमेरिका पे असर पड़ा तो पूरी दुनिया पर असर पड़ गया। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट भारत में महामंदी।
भारत में कब महामंदी आई। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा, तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। ओके, 20वीं सदी तक, और दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कपकवाहट बाकी हिस्सों तक भी पहुंच जाती थी, और उससे दुनिया भर में लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्थाएं, समाज प्रभावित हो उठते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1928 से लेकर 1934 के बीच, 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे, और जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ कीमतें नीचे आई, और 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। और शहरी निवेशों के मुकाबले क्या हो गया, किसानों और काश्तकारों द्वारा नुकसान हुआ, और यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से गिर गई, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने के साफ साफ इनकार कर दिया। यानी कि यहाँ पे क्या किया सरकार ने, ये लगान देने से साफ इनकार कर दिया सरकार ने, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। यानी कि जब ये मंदी तो गिरी, लेकिन सरकार ने उनके लगानों में छूट नहीं दी, और उसने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, आपसे जितना पैसा है मैं उतना ही पैसा लूंगा। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों को पड़ी जब विश्व बाजार के लिए उपज पैदा हो गई थी। बंगाल के जूट पटसन उत्पादों में ही देख लीजिए, यहाँ कच्चे पटसन थे जिसे कारखानों तक टाटा की बोरियां बनाई जाती थी, और टाटा के निर्यात बंद हो गए तो कच्चे पटसन की कीमत 60% से ही ज़्यादा गिरावट हो गई। पटसन से टाटा के तो जितने भी हमारे बोरियां थी वो बनाई जाती थी, लेकिन जब टाटा के निर्यात ही बंद कर दिया तो पटसन की कीमतों में 60% से भी ज़्यादा की गिरावट आ गई। और जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के लिए वास्तव कर्ज लिए थे, उनकी हालत भी उपज का सही मोल न मिलने के कारण खराब थी, और वे दिनों दिन कर्ज में डूबते जा रहे थे। और इसी विपत्ति को ध्यान में रखकर बंगाल के एक कवि ने लिखा था, क्या लिखा था भाई, चलिए पढ़ते हैं। चलो भाइयों, क्या लिखा था, चलो भाइयों नगद की उम्मीद में और ज्यादा पटसन तुम उगाओ। क्या लिखा था दोस्त, चलो भाइयों नगद की उम्मीद में और ज्यादा पटसन तुम उगाओ, लागत और कर्ज में पीसकर ना उम्मीदी पाओ, सारी पूंजी लगा फंसाकर फसली खरी कर जाओ, और घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपए मन भाव। स्टूडेंट, यानी कहने का मतलब है कि सारा मेहनत तो तुम कर ही लोगे, लेकिन जब जाओगे बेचने के लिए तो जो बढ़िया घर पे बैठा हुआ है वो क्या करेगा, तुम्हारे वैल्यू को कुछ नहीं समझेगा, मेहनत को कुछ नहीं समझेगा, और बहुत ही कम पैसे में तुम्हें क्या करेगा, वो बेच देगा। अब हम देखेंगे स्टूडेंट कि विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कैसे हुआ युद्धोत्तर काल में, यानी कि युद्ध के काल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे जंग शुरू हुई है। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद क्या हो गया, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यानी कि 2 साल बाद ही क्या होगा, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। और यह युद्ध भी 2 बड़े खंभों के बीच था। क्या क्या था, एक गुट में धुरी शक्तियाँ थी, मुख्य रूप से इसमें नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली, ये 3 शक्तियाँ थी। और तो दूसरे खेमा जो था वो मित्र राष्ट्रों का था, जिसमें ब्रिटेन था, सोवियत संघ था, फ्रांस था और अमेरिका था। ये 4 लोग थे एक साथ में। यानी कि जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध था, एक में धुरी राष्ट्रीय थी और एक में मित्र राष्ट्र थे, ये नाम से जाना जाता था। 6 साल तक चला यह युद्ध, जमीन, हवा और पानी के असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया। 6 सालों तक ये युद्ध चला, और इस युद्ध में मौत और तबाही का कोई हद बाकी नहीं बची थी। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए थे। देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि उस समय 6 करोड़ लोग मारे गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में। कितनी मतलब कि बर्बरता वहाँ पे दिखाया गया था। और यह 1939 के वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था। जितनी भी जनसंख्या थी ना, उसका 3% था हमारा ये 6, यानी कि 6 करोड़। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखा कि 1939 की जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग क्या था, ये 3% ही था, ये जो मौत का आंकड़ा है, और करोड़ों लोग घायल भी हुए थे। अब क्या हुआ कि अब तक युद्धों के मोर्चों पर मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी, और इस युद्ध में ऐसा लोग ज़्यादा मरे जो कि मोर्चे पर लड़े ही नहीं थे।
अब आप देख सकते हैं उल्टा हो गया, यानी कहने का मतलब है कि जहाँ युद्ध लड़ा गया वहाँ पे तो लोग कम मरे, लेकिन जो अंदर थे लोग उनमें ज़्यादा मौत हो गई। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हो गए और कई शहर हवाई बमबारी या लगातार गोलीबारी के कारण मिट्टी में मिल गए, और यह युद्ध बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही का जन्म दिया, और ऐसा हालत में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। आप देख सकते हैं यहाँ, यानी कि जब ये हमारा बर्बादी हुआ था इसमें बहुत ही लंबा समय लगता क्या जुटाने में। अब देखिए कुछ यहाँ पे है, रूस पर हमला करती जर्मनी टुकड़ियाँ। यहाँ पे क्या हो गया कि रूस पर क्या कर रही है कि हमला कर रही है जर्मनी की टुकड़ी, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि धुरी राष्ट्र में क्या थे, जर्मनी था, जर्मनी थी, जापान था, इटली था, और मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका थे। वही दे रहा है कि 1941 में रूस पर हिटलर का हमला हुआ। हिटलर का हमला युद्ध में एक निर्णायक महत्व का घटना थी। अब देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम दो बड़े प्रभावों के साय में क्या हो गया, आगे बढ़ने लगा, और पश्चिमी विश्व में अमेरिकी आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था, और दूसरी ओर जो हमारा ये सोवियत संघ था ये भी क्या था, एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया, और नाज़ी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी थी। और जिस समय पूंजीवादी की दुनिया महामंदी से जुड़ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश का एक पिछड़े खेतिहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा कर दिया। कौन, वहाँ के लोग। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि युद्धोत्तर जो बंदोबस्त थे उनके बारे में, कि ब्रिटेन वुड्स संस्था क्या है। तो दो महायुद्धों के बीच आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने दो अहम सबक निकाले। पहला क्या था, बृहत उत्पादन पर आधारित किसी समाज को क्या करना, व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता था, लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा और स्थिर हो। यदि रोजगार क्या था, अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती थी, और स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार भी जरूरी था, लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार पर गारंटी नहीं दे सकता था, और कीमत, उपज और रोजगार में सामने के उतार चढ़ाव और नियंत्रित करने के लिए सरकार का था। ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे थोड़ा सा आगे। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो एक स्टूडेंट और मैं एक बात बता दे रहा हूँ, एक और चैनल है आपका अयान स्टडी क्लासेस। अयान स्टडी क्लासेस, ये आपका एक चैनल है यूट्यूब पर, आप इसे सर्च करिएगा। अगर आपको एसएसटी से सारे ऑब्जेक्टिव सवाल अगर देखने होंगे तो इसमें मिसलेनियस ऑब्जेक्टिव का सवाल आपका किया जाएगा, और ये आपको 9 AM पे ये वीडियो आपको मिलेगी, और ये मंडे टू फ्राइडे आपको देखने को ये मिलेगी। ओके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मन करे तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।